नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का एथिकल स्टडी के ऊपर। नव यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 को ध्यान में रखते हुए पिछले एक वर्ष के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के करंट अफेयर्स हम यहां पर कवर करवा रहे हैं, जो मई जून 2020 से अगस्त 2021 तक के होंगे। ये इस सीरीज का सेट 2 है। सेट 1 को आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम के ऊपर एथिकल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पिछले एक वर्ष में भारत के चाइना के संबंध किस प्रकार से रहे हैं और भारत के ताइवान के साथ संबंध किस प्रकार से रहे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स लाइट द फ्लेम विद द स्पार्क ऑफ द नॉलेज। यदि भारत के चाइना के साथ पिछले एक वर्ष में संबंध देखे जाए तो काफी अच्छे नहीं रहे हैं। हम सभी जानते हैं पिछले एक वर्ष से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई हैं। स्टैंड ऑफ और गतिरोध दोनों सेनाओं के बीच में जारी है। तो चाइना को लेकर के पिछले एक वर्ष में कौन कौन सी न्यूज महत्वपूर्ण रही है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। उनमें सबसे पहली जो न्यूज है यह है 16 जून 2020 की, जब दोनों सेनाएं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे गलवान वैली में आमने सामने आ गई। दोनों सेनाओं के बीच में झड़प होती है। भारत के लगभग 20 जवान वहां पर वीरगति को प्राप्त होते हैं। चाइना के द्वारा अपने जो है मारे गए जवानों का डाटा छुपाया जाता है, लेकिन ग्लोबल मीडिया के द्वारा रशिया के द्वारा लगभग 45 जवान उनके मारे जाने की शंका जताई जाती है और विभिन्न प्रकार के ग्लोबल मीडिया के द्वारा लगभग 35 जवान बताए जाते हैं कि मारे गए हैं। अभी कुछ दिनों पहले चाइना ने एक्सेप्ट किया है कि हमारे भी 5 जवान मारे गए हैं। पहले तो उन्होंने 4 कहा, फिर अभी कुछ दिनों पहले लगभग 15 दिन पहले कहा कि हमारा 5 जवान मारे गए हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए भारत के चाइना के साथ क्या क्या सीमा विवाद है उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरी जो न्यूज थी वो थी हांगकांग को लेकर के। आप सभी को पता है कि हांगकांग चाइना का एक स्वायत्त शासी रीजन है जो 1997 में ब्रिटेन के द्वारा उन्हें दिया गया। इसकी स्वायत्तता को सीमित करने के लिए चाइना के द्वारा नेशनल सिक्योरिटी लॉ लाया गया। इन लॉ में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उन सभी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तीसरी जो न्यूज महत्वपूर्ण रही ये रही चाइना के 14th 5-year प्लान के बारे में। इसमें प्रावधान किया गया कि ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के नॉर्थ में बिल्कुल पास में ही एक डैम बनाया जाएगा। इस डैम को लेकर के भारत ने क्या क्या आपत्ति जताई है, किस प्रकार से जल विवाद इसके माध्यम से गहरा सकता है दोनों देशों के बीच में। बांग्लादेश के लिए भी आपत्ति है, तो बांग्लादेश ने भी इसके ऊपर आपत्ति जताई, तो बांग्लादेश को क्या क्या कंसर्न है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। चौथी जो न्यूज महत्वपूर्ण रही वो रही तिब्बत को लेकर के। यूएस के कांग्रेस के द्वारा तिब्बत को लेकर के एक बिल पास किया गया जिसको तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट कहा जाता है। इसमें मुख्यतः प्रावधान है कि जो दलाई लामा है, हमारे जो दलाई लामा है तिब्बत के बुद्धिज्म के सबसे बड़े जो एक चेहरे हैं, जिनके माध्यम से तिब्बत का एक स्वायत्त शासी बनाए रखने के लिए या फिर तिब्बत को आजाद करवाने के लिए एक भारत में रह करके ये तिब्बत की आजादी के लिए लड़ रहे हैं गवर्नमेंट इन एग्जाइल के थ्रू। तो उसको लेकर के क्योंकि इनकी उम्र काफी हो चुकी है, 85 के समथिंग इनकी उम्र हो चुकी है, तो इनके सक्सेसर या फिर उत्तराधिकारी को एक निष्पक्ष रूप से किस प्रकार से चुना जाएगा, इस एक्ट में इन्हीं सभी चीजों का प्रावधान किया गया है। इन सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली न्यूज की यदि बात की जाए कि इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट किस प्रकार से, पहले आप ये जान लीजिए कि चीन के बीच में जो सीमा है, जहां जहां तक दोनों देशों की सेनाएं कंट्रोल करती है उसको कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इस सीमा के ऊपर दोनों देश आपस में सहमत नहीं है, क्योंकि ये वह सीमा है जहां तक दोनों देशों के सैनिकों ने कंट्रोल कर रखा है। ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है भारत और चाइना के बीच में जो सीमा है, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। लद्दाख वाला जो एरिया है इसको कहा जाता है वेस्टर्न सेक्टर, और जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र जहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको कहा जाता है सेंट्रल सेक्टर, और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाले सेक्टर को कहा जाता है ईस्टर्न सेक्टर। जो आपको वेस्टर्न सेक्टर दिख रहा है ये रेड कलर का निशान, ये अक्साई चीन है। अभी भारत की जो सेना है वो होल्ड करती है इस रेड कलर के जो वेस्टर्न साइड में जो लाइन है, यहां तक होल्ड करती है भारत की सेना। और जो ये रेड कलर का एरिया दिख रहा है ये अक्साई चीन है, इसको होल्ड करता है या फिर इस पर कब्जा कर रखा है चाइना के द्वारा। इसके ऊपर कब्जा हुआ इंडो चाइना वॉर 1962 में, जिसमें चाइना के द्वारा इसको कब्जा लिया गया, लेकिन भारत इसे अपना क्षेत्र मानता है और एब्सोल्युटली है ही। उसके बाद यदि बात की जाए जो सेंट्रल सेक्टर है, यहां पर ज्यादा सीमा विवाद है नहीं। बाड़ाहोती चमोली डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा बहुत विवाद है, और दूसरा कुछ प्लेन जो एरिया है वहां पर थोड़ा बहुत विवाद है, वरना दोनों देशों की जो सरकारें हैं वो इस लाइन के ऊपर सहमत हैं। उसके बाद यदि अरुणाचल प्रदेश की बात की जाती है तो अरुणाचल प्रदेश भारत के पास है, लेकिन चाइना इसके ऊपर अपना अधिकार बताता है, जो
बिल्कुल गलत है। यदि देखो इसके बारे में हम बात करते हैं कि भारत अक्साई चीन को किस आधार पर अपना क्षेत्र बताता है, तो 1860 के अंदर ब्रिटिश कंपनी के द्वारा यहां पर सीमा निर्धारण किया गया था, जिसको कहा जाता था जॉनसन लाइन। ये जो ईस्टर्न लाइन है, ये जो ईस्टर्न, इस अक्साई चीन की ईस्टर्न लाइन है, यहां से गुजरती है जॉनसन लाइन और ऊपर उत्तर में कुनलुन पर्वत तक जाती थी। तो इस आधार पर, जॉनसन रेखा के आधार पर भारत अक्साई चीन को अपना क्षेत्र बताता है। वहीं चाइना जो है मैकडोनल्ड रेखा, ये जो वेस्टर्न लाइन दिख रही है जहां पर वर्तमान में भारत की सेना होल्ड करती है इसको, इस यहां से गुजरती है मैकडोनल्ड रेखा और इसी के आधार पर चाइना अक्साई चीन को अपना क्षेत्र बताता है। हमने बता ही दिया कि जो ये मध्य क्षेत्र है, सेंट्रल सेक्टर है, यहां पर ज्यादा विवाद है नहीं। बाड़ाहोती चमोली जिले में थोड़ा बहुत विवाद है और कुछ प्लेन एरिया में विवाद है। यदि हम ईस्टर्न सेक्टर में आते हैं तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में सीमा का निर्धारण करती है मैकमोन लाइन, लेकिन चाइना इसको मानता है नहीं। चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश ये पूरा हमारा क्षेत्र है। और ये जो आपको त्वांग दिख रहा है, ये जो आपको त्वांग दिख रहा है, इसके ऊपर भारत ने आजादी के बाद जो है अपना अधिकार किया, वरना चाइना इसको जो है अपना क्षेत्र, अभी भी अपना क्षेत्र ही क्लेम करता है। उसके बाद यदि बात की जाए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो लंबाई है, चाइना के द्वारा कहा जाता है कि इसकी लंबाई 2000 किलोमीटर है, वहीं भारत कहता है कि नहीं, इसकी लंबाई 3488 किलोमीटर है। यहाँ पे मैं केवल आपको समझा रहा हूं, ये सभी बातें मैं आपको आने वाली जो स्लाइड्स हैं उनमें प्रोवाइड करवा दूंगा, आप पीडीएफ के माध्यम से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन जो वर्तमान में जो विवाद चल रहा है, इस विवाद का आधार क्या है कि दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई हैं। देखो, भारत जो है लद्दाख के अंदर तेजी से बॉर्डर के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। इसी तैयारी को लेकर के एक जो सड़क न्यूज में रही थी, पिछले साल काफी न्यूज में रही थी, ये है दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड। ये जो आपको दिख रहा है, ये दारबुक एक छोटा सा वहां पे टाउन है, शोक एक छोटा सा टाउन है, और दौलत बेग ओल्डी, ये जो आपको रेड कलर का डॉट दिख रहा है, ये भारत का सबसे नदर्न एयरबेस है। तो ये जो सड़क बना रही है, इसी सड़क को आपत्ति को लेकर के चाइना के द्वारा ये गतिरोध जो है जारी किया गया है। ये जो दौलत बेग ओल्डी रोड है, ये लेह को दारबुक से, दारबुक को शोक से और शोक को दौलत बेग ओल्डी से जोड़ देगी। और भारत की सेना को देखो, जब दौलत बेग ओल्डी से इस सड़क को जोड़ दिया जाएगा तो सियाचिन इसके बिल्कुल पास पड़ता है। और आप सभी को पता है कि सियाचिन के नॉर्थ से, इस एरिया से होकर के सी पैक जो है गुजरता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो यहां तक भारत की पहुंच, यदि ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से तैयार होता है तो भारत की पहुंच नदर्न एरिया तक, सियाचिन तक बहुत ही तेजी से हो जाएगी। हम आवागमन कर सकते हैं अपनी सेनाओं का बहुत तेजी से। तो इसी कंसर्न को लेकर के चाइना के द्वारा आपत्ति जताई जा रही थी। और पिछले 1 वर्ष के स्टैंड ऑफ की बात करें तो वो स्टैंड ऑफ के जो एरिया थे, ये देखो, ये जो रेड डॉट दिख रहा है, ये है देपसोंग प्लेन, यहाँ पे भी स्टैंड ऑफ जारी है। गलवान वैली में यहाँ पे ही ये मुख्य केंद्र है जहां पर झड़प हुई थी। भारत के लगभग 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे, चाइना के लगभग 45 जवान मारे गए थे यहाँ पर। और इस एरिया में, यहाँ पे लगभग, जहां पे मैं आपको क्रशर घुमा रहा हूं, यहाँ पर देपचोंग एरिया है, वहां पर भी गतिरोध जारी है। और सिक्किम में भी डोकलाम को लेकर के पिछले वर्ष से जो है वहां पर जो है दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई थी। तो सिक्किम में भी डोकलाम को लेकर के काफी प्रॉब्लम है। तो उन सभी को लेकर के जो है बाउंड्री डिस्प्यूट बना हुआ है। इसके बेसिक्स मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से कौन कौन से प्रॉब्लम है, किस किस को लेकर के आपत्ति जताई जा रही है चाइना के द्वारा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये वही बातें हैं जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको समझा दी हैं। बस ये जॉनसन लाइन को आप इसको करेक्ट कर लेना। ये 1960 नहीं, 1860 में जॉनसन लाइन का निर्धारण किया गया था लद्दाख के अंदर ब्रिटिश कंपनी के द्वारा। उसके बाद जब सेकंड टॉपिक आता है तो वो आता है इंडो चाइना वाटर रिलेशन। देखो, मैंने आपको बताया कि चाइना ने 14 5-ईयर प्लान जो है अपना पेश किया। उसमें कहा गया कि चाइना के द्वारा ये यारलुंग त्सांगपो जो रिवर है, जो ब्रह्मपुत्र की मुख्य जलधारा है, यहां पर अरुणाचल प्रदेश के नदर्न में यहां पर रन ऑफ द रिवर ब्रिज जो है डैम बनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से चाइना जो है विद्युत का उत्पादन करेगा। अब यहां पर सीधी सी बात है, जब डैम बनेगा तो जलाशय का निर्माण किया जाएगा। और चाइना यदि जलाशय बनाकर के वहां पर वाटर होल्ड करता है तो भविष्य में यदि माउंटेन कैलाश से या फिर इसका जो उद्गम स्थल है वहां से यदि ज्यादा ग्लेशियर पिघलते हैं या फिर बारिश ज्यादा हो जाती है, ग्लेशियर टूट जाते हैं, और चाइना यदि उस जल का संग्रहण नहीं कर पाता है अपने जलाशय के अंदर, तो उसको छोड़ेगा। उसको छोड़ने के बाद नॉर्थ ईस्ट में और बांग्लादेश में बाढ़ की जो है परेशानी बढ़ सकती है। उसी को लेकर के भारत के द्वारा आपत्ति जताई गई है। इसी आपत्ति के माध्यम बांग्लादेश ने भी आपत्ति जताई है, क्योंकि ये बांग्लादेश से भी होकर के गुजरती है। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये जो यारलुंग त्सांगपो
क्या कहलाती है यहां पर जब आते हैं। देखो इसमें आपको बताता हूं कि तिब्बत से साउथ एशिया के अंदर लगभग 7 नदियों को जल प्राप्त होता है और भारत में आने वाली नदियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो है पश्चिमी जल तंत्र, एक है पूर्वी जल तंत्र। पश्चिमी जल तंत्र तिब्बत से निकलने वाली 2 नदियां महत्वपूर्ण है, एक तो है इंडस रिवर सिंधु नदी और दूसरी है सतलज नदी। इसको कहा जाता है भारत का पश्चिमी तंत्र जो तिब्बत से निकलता है जल तंत्र। और जो वह यह क्या बोलते हैं ईस्टर्न तंत्र है या फिर ईस्टर्न सिस्टम रिवर सिस्टम है, यहां से ब्रह्मपुत्र निकलती है। ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो यहां पर रन ऑफ द रिवर ब्रिज डैम कहां पर बनाया जा रहा है, यह बनाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ में। इसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। देखो यही बात आगे की जा रही है कि चाइना के द्वारा बिल्ड किया जा रहा है रन ऑफ द रिवर डैम। कहां पे, यारलुंग तसांगपो रिवर के ऊपर। इसको चाइना में कहा जाता है सियांग। ये मुख्य जलधारा है, ट्रिब्यूटरी है, मुख्य जलधारा है ब्रह्मपुत्र की। उसके बाद यहां पर हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए मैंने आपको बताया कि जल विद्युत योजना चलाई जाएगी। यदि एट प्रेजेंट बात की जाए, है ना, एट प्रेजेंट यदि भारत और चाइना के मध्य जल विवाद को सुलझाने की बात की जाए तो कोई ऐसा मतलब इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है कि भारत के मध्य वाटर कोऑपरेशन को बढ़ा सके। अब क्योंकि मान के चलिए डाटा, अगर वहां पर जलाशय के अंदर पानी का स्तर बढ़ जाता है तो उसकी सूचना भारत को किस प्रकार से मिलेगी यदि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है ही नहीं, किस प्रकार से जानकारियां दी जाएंगी। और यदि एकदम से छोड़ देता है तो भारत में बाढ़ आने का खतरा होता है उस जल के माध्यम से। तो कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है नहीं भारत और चाइना के मध्य। हालांकि कुछ नदियों के पानी को लेकर के डाटा एक दूसरे के बीच में जो है आपस में दिया जाता है प्रत्येक साल, लेकिन वो ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं चाइना के साथ भारत के वैसे ही रिश्ते जो हैं काफी अच्छे नहीं चल रहे हैं और इसके माध्यम से चाइना भारत का काफी नुकसान कर सकता है, भारत में बाढ़ ला करके या फिर भारत में जल प्रवाह को बढ़ा करके। साथ हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इस ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। देखो ये जो यारलुंग तसांगपो है, इसको जो मुख्य जलधारा है ब्रह्मपुत्र की, इसको चाइना के अंदर कहा जाता है सियांग। और ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो इसका नाम हो जाता है जमुना। 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं जो सहायक नदियां हैं जो अरुणाचल प्रदेश में अपना जल गिराती हैं, उनका नाम है, एक तो है सुबनसिरी और एक है लोहित, जो इस यारलुंग तसांगपो या फिर दिहांग नदी के अंदर अपना जल गिराती है। कौन कौन सी नदियां हैं? लोहित और सुबनसिरी। उसी के साथ यदि हम तिब्बत प्लेटू के बारे में बात करें, देखो तिब्बत प्लेटू उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बाद सबसे बड़ा क्षेत्र है जहां पर ग्लेशियर पाए जाते हैं, इसलिए इसको तृतीय या फिर थर्ड पोल भी कहा जाता है, तृतीय ध्रुव भी कहा जाता है, तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। यदि साउथ एशिया में बात करें तो यहां से 7 नदियों का उद्गम होता है साउथ एशिया में। एक तो मैंने आपको बता दिया, इंडस, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये जो है इरावदी हो गई जो चाइना और म्यांमार में बहती है, साल्विन हो गई, मेकोंग हो गई और यांगत्जी। ये इन नदियों को जल जो है प्रोवाइड करवाता है तिब्बत प्लेटू। यहां से लगभग 718 बिलियन क्यूबिक जल जो है प्रत्येक वर्ष निकलता है और इन राष्ट्रों में विभिन्न प्रकार के जल तंत्रों का निर्माण करता है और सभी देशों के लिए या फिर सभी देशों को सिंचाई के लिए जल प्रोवाइड करवाता है, पीने के लिए जल प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद यदि हम तीसरे टॉपिक की बात करते हैं तो तीसरा टॉपिक, ये देखो यही है जो मैंने आपको पहले समझाया, पिछले जो मैंने आपको स्लाइड में समझाया है, ये वही बातें हैं। इनको आप टेलीग्राम के ऊपर मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दूंगा, आप उनको जो है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वही बातें हैं, मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी न्यूज जो महत्वपूर्ण थी वो थी हांगकांग के लिए चाइना के द्वारा लाया गया न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ। इसमें क्या क्या प्रावधान किया है इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम हांगकांग की लोकेशन देख लेते हैं मैप के माध्यम से। ये जो आपको दिख रहा है मैप में, ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारी मातृभूमि है। जब यहां से ईस्ट की तरफ चलते हैं, जब मैप को जूम किया जाता है तो ये आपको एरिया दिख रहा होगा हांगकांग। हांगकांग के जस्ट साइड में वेस्ट में एक एरिया और पड़ता है, थोड़ा सा जूम करने पर दिखेगा, ये है मकाओ। 1997 और 99 से पहले, 1997 से पहले हांगकांग को होल्ड करता था कौन? ब्रिटिश। और मकाओ को होल्ड करता था कौन? पुर्तगाल। 1997 और 99 से पहले ये ब्रिटिश और जो है पुर्तगाल की कॉलोनी हुआ करती थी। 1997 में इसे चाइना को सौंप दिया गया, लेकिन कुछ संबंधों के साथ या फिर कुछ समझौतों के साथ सौंपा गया
कि किस प्रकार से जो क्षेत्र 1997 में ये जो है क्षेत्र मिला, क्या मिला, हांगकांग जब चाइना को मिला तो ये मिला वन कंट्री टू सिस्टम के तहत, और मकाऊ भी वन कंट्री टू सिस्टम के तहत मिला कि चाइना के अंदर जो कानून लागू होते हैं, कोई अधिकार नहीं है लोगों के, वो सिस्टम यहां पर नहीं होगा। यहां के लोगों का जो आर्थिक सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, वो अलग होगा। यहां पर लोगों को कुछ आजादी प्राप्त होगी, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्राप्त होंगे, जिनको बेसिक लॉ के माध्यम से इन्हें प्रोवाइड करवाया जाएगा। लोग यहां पर सभा कर सकते हैं, लोग यहां पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के इनको अधिकार दिए गए, और ये जो समझौता हुआ, ये समझौता हुआ 50 वर्षों के लिए। हांगकांग को लेकर के ये समझौता 1997 से 2047 तक है, और मकाऊ के द्वारा 1999 से 2049 तक है। ये किसी को नहीं पता कि 2047 और 2049 के बाद इन समझौतों का क्या होगा, इसके ऊपर क्या किया जाएगा। मूलतः ये चाइना के पार्ट बना दिए ही जाएंगे, जिसकी जो है झलक अभी दिख ही रही है हांगकांग नेशनल सिक्योरिटी लॉ के आधार पर। तो चलो हम बात करते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी लॉ है क्या, उन सभी के प्रावधानों के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है कि 1997 में हांगकांग को जो है ब्रिटेन के द्वारा और मकाऊ को पुर्तगाल के द्वारा वन कंट्री टू सिस्टम के तहत क्या किया गया, प्रोवाइड करवाया गया चाइना को सौंप दिया गया। अंडर द एग्रीमेंट इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि इनका सेपरेट इकोनॉमिक सिस्टम होगा और पॉलिटिकल सिस्टम होगा। यहाँ की खुद जो है लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और उनके माध्यम से यहाँ पर ये रूल करेंगे, लेकिन ये पार्ट होंगे चाइना के स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के थ्रू, है ना। यहाँ पर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन होगा सुरक्षा को लेकर के, और क्या बोलते हैं विदेशी मामलों को लेकर के। इन सभी के ऊपर यदि कोई बातें होगी तो वो चाइना की मुख्य भूमि या फिर चाइना की मुख्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि सिटीजन्स ऑफ द हांगकांग हैव बीन गिव सर्टेन डेमोक्रेटिक राइट्स फ्रीडम, किसके द्वारा दिए गए, कुछ अधिकार दिए गए बेसिक लॉ के द्वारा। ये भी मैंने आपको बता दिया है। 50 साल के लिए होगा, 50 साल के बाद क्या किया जाएगा ये किसी को नहीं पता है। लेकिन इस कानून में 2/3 मेजोरिटी के थ्रू जो हांगकांग की लेजिस्लेटिव काउंसिल है या लेजिस्लेचर है, इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। इस कानून में बेसिक लॉ में परिवर्तन किया जा सकता है, जिसका फायदा उठा करके अभी ये चीजें हो रही हैं। यदि न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ के बारे में बात किया जाए तो इसके बारे में कहा जा रहा है विभिन्न न्यूज आउटलेट के द्वारा कि ये दी एंड है किसका, हांगकांग की स्वायत्तता का, हांगकांग की जो इंडिपेंडेंसी है, जो आजादी है, उसका दी एंड है। ये 30 जून 2020 को इसको पास किया गया नेशनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन फॉर हांगकांग के द्वारा। इसमें इस कानून का देखो, इसको वैसे तो न्यूज आउटलेट बोल रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी लॉ है, लेकिन इसका पूरा नाम है द लॉ ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑन सेफगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी इन द हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। ये पूरे कानून का नाम है, तो आपको इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि न्यूज के आधार पर क्वेश्चन बनेगा तो नेशनल सिक्योरिटी लॉ फॉर हांगकांग के आधार पर ही बनेगा। इस कानून के यदि प्रभाव की बात की जाए तो ये प्रावधान है, सेसेशन बना दिया गया है, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द कंट्री। यदि हांगकांग का कोई नागरिक चाइना की एकता को, अखंडता को तोड़ने का प्रयास करता है, हांगकांग का कोई नागरिक यदि तोड़ने की प्रयास करता है तो उसको अलगाव घोषित कर दिया गया है। अंडरमाइनिंग द पावर और अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, अंडरमाइन नहीं कर सकते जो चाइना की मुख्य भूमि के द्वारा जो कानून या फिर अथॉरिटी के द्वारा जो आदेश पारित किए जा सकते हैं, गवर्नमेंट जो वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा। टेररिज्म बना दिया गया है, यूजिंग वायलेंस एंड इनमिडिएशन अगेंस्ट पीपल। यदि कोई आप वहां की सार्वजनिक संपत्ति है, वहां को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसको आतंकवाद की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। वहां पर इनका सभी का रीजन यही है या फिर सभी का परिणाम यही होगा कि प्रोटेस्ट वगैरह को रोकने के, वहां पर लोगों के अपने अधिकार की मांग को रोकने का प्रावधान इन सभी में किया गया है। इनका सभी का परिणाम क्या होगा, सजा क्या होगी, लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर क्या होगी, उम्र कैद की सजा। इन सभी को यदि कानूनों को कोई तोड़ता है या फिर इन सभी चीजों को कोई नहीं मानता है तो लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा होगी, या फिर पूर्णतः जीवन से भी आजादी दी जा सकती है। चाइना के बारे में ऐसा हम कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि वहां की मुख्य भूमि से ज्यादा नजरें या फिर ज्यादा खबरें आती है नहीं। के बाद हम आते हैं लास्ट न्यूज, चौथी न्यूज के ऊपर, तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट। ये क्या है, ये तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट है, यूएस के सीनेट के द्वारा इसको पास किया गया है। ये क्या करेगा, इसके माध्यम से कहा गया है कि ये इस कानून के माध्यम से हम पूरे अंतरराष्ट्रीय सहयोग की कामना करते हैं। और अंतरराष्ट्रीय सहयोग क्या करेगा या फिर यूएस क्या करेगा, तिब्बत के जो ह्यूमन राइट्स हैं, क्योंकि ये जो है 1951-52 में चाइना के द्वारा तिब्बत के ऊपर कब्जा किया गया था। वहां की जो मुख्य सरकार थी
वो आज भारत में हिमाचल प्रदेश में रह रही है गवर्नमेंट इन एग्जाइल के रूप में। दलाई लामा वहां से निकल करके आ गए थे, जो यहां से तिब्बत की आजादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, वैश्विक स्तर पर आंदोलन चला रहे हैं। उन सभी के सहयोग को लेकर के यूएस के सीनेट के द्वारा ये पास किया गया कि हम लोग क्या है, तिब्बत के ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज उठाएंगे, एनवायरमेंटल राइट्स के लिए आवाज उठाएंगे, रिलीजियस फ्रीडम, वहां पर धार्मिक आजादी हो। और उसके बाद जो है डेमोक्रेटिक तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल जो है, जो अभी भारत में है, उसके सहयोग के लिए बात की गई है। यदि चाइना की सरकार इन सब चीजों को नहीं मानती है तो चाइना के ऊपर इकोनॉमिक सेंसस लगाए जा सकते हैं, और वहां के जो ऑफिसर्स हैं जो इन लोगों के ह्यूमन राइट्स को, एनवायरमेंटल राइट्स को क्या करते हैं, इंप्रीज करते हैं या फिर दबाने की कोशिश करते हैं, उन सभी के ऊपर भी आर्थिक प्रतिबंध या फिर वीजा वगैरह के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मुख्यतः इसमें जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है दलाई लामा के सक्सेसर के सिलेक्शन करने के लिए, क्योंकि देखो तिब्बत के अंदर दलाई लामा एक महत्वपूर्ण चेहरा है, जिनके माध्यम से वहां पर थोड़ी बहुत आजादी का जो आंदोलन जीवित है वो दलाई लामा की आवाज के ऊपर ही, और दलाई लामा की आवाज पूरे तिब्बत के लोगों के द्वारा सुनी जाती है जो आज भारत में रहते हैं। तो उन्हीं के सक्सेसर के सिलेक्शन को लेकर के कि वो भाई पार्शियल हो, वो पारदर्शी हो, निष्पक्ष रूप से हो, तो उसको लेकर के कि उसमें चाइना का इंटरफेयर नहीं हो। यदि चाइना का इंटरफेयर होता है, चाइना के यदि सपोर्ट से कोई दलाई लामा बना दिया जाता है, तो वो क्या करेगा, वो चाइना की आवाज रखेगा। और यदि, क्योंकि अभी जो वर्तमान दलाई लामा है इनकी उम्र 85 साल हो चुकी है, हम तो कामना करते हैं कि 100 वर्ष के ऊपर जिए, लेकिन एक ह्यूमन लाइफ की एक सीमा होती है, उससे अधिक जी नहीं सकते हैं। तो दलाई लामा के जो सक्सेसर होंगे वो भविष्य में तिब्बत की आजादी के लिए आवाज उठाते रहें, इसलिए निष्पक्ष चुनाव की बात की जा रही है इस कानून के अंदर। उसके बाद यदि कुछ बेसिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि चाइना का परसेप्शन क्या है। चाइना का परसेप्शन है कि तिब्बत एक हथेली है, जिसको पाम फिंगर पॉलिसी भी कहा जाता है चाइना की। तिब्बत एक हथेली है और हथेली की 4 अंगुलियां हैं, लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। इन सभी क्षेत्रों के ऊपर मैंने अभी हमने 2 टॉपिक पहले चर्चा की थी कि जो बाउंड्री डिस्प्यूट बना हुआ है, इन सभी क्षेत्रों को चाइना अपना मानता है पाम फिंगर पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो इसके बारे में हम बात कर रहे थे। उसके बाद यदि कुछ बेसिक्स की बात की जाए तो 1950-51 में चाइना की लिबरेशन आर्मी के द्वारा इन्वेड कर दिया गया या फिर तिब्बत को कब्जा लिया गया, वहां के लोगों की जो ऑटोनॉमी थी उसको समाप्त कर दिया गया। 14वें दलाई लामा वहां से निकल करके भारत में आ गए और एक्साइल इन गवर्नमेंट भारत में ही है इस समय। और चाइना के मध्य पिछले 1 वर्ष के अंतरराष्ट्रीय संबंध यहां पर समाप्त होते हैं। हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक जो महत्वपूर्ण है, जो न्यूज भारत और ताइवान के रिलेशन को लेकर के न्यूज में रही, बीजेपी के 2 सांसदों के द्वारा ताइवान के प्रेसिडेंट की जो शपथ ग्रहण समारोह है वहां पर वर्चुअली भाग लिया गया, जिसके ऊपर चाइना ने आपत्ति जताई। मीनाक्षी लेखी और राहुल कासवान ये 2 एमपी थे। तो इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले आप ताइवान की लोकेशन देख लीजिए मैप में। यह है हमारा प्यारा भारत। जब भारत से हम ईस्ट की तरफ जाते हैं, थोड़ा जूम करके देखते हैं, तो यह है ताइवान। कुछ बेसिक्स बताता हूं आपको कि 1949-50 में माओ जेडोंग के नेतृत्व में, चाइना में एक कम्युनिस्ट नेता थे माओ जेडोंग, उनके नेतृत्व में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन होती है, क्रांति होती है। और इस रिवॉल्यूशन के अंदर कम्युनिस्ट लोग, साम्यवादी जो ताकतें हैं वो जीत जाती हैं और यहाँ की जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं वो हार जाती हैं। जो राष्ट्रवादी लोग थे वो वहां से पलायन करके ताइवान में आ जाते हैं, ताइवान में अपनी सरकार बनाते हैं। और यहाँ पे ये जो है, देखो चाइना की मुख्य भूमि है, इसको कहा जाता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी राज करती है। यहां पे जो है ताइवान को कहा जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना अर्थात ताइवान कहता है कि जो ये चाइना की मुख्य भूमि है ये ताइवान का हिस्सा है, रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा है। जबकि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो ये चाइना का मुख्य लैंड है, ये कहता है कि ताइवान पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का पार्ट है। इसको कंफ्यूज मत कर लीजिएगा, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ये मुख्य भूमि है और रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान को कहा जाता है। तो ये वहां से जब राष्ट्रवादी सरकारें निकल करके आती हैं और यहां पर रहने लगती हैं, तो चाइना के द्वारा इसको जो है अपना मुख्य क्षेत्र बताया जाता है और विभिन्न प्रकार के राष्ट्रों के द्वारा ताइवान के साथ कोई संबंध ना बन पाए, ताइवान जो है एक चाइना का ही मुख्य भाग स्वीकार किया जाए, इसलिए चाइना ने कहा कि जो भी भारत चाइना के साथ ऑफिशियल रिलेशन या फिर डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना चाहता है उसको वन चाइना पॉलिसी का क्या करना पड़ेगा, समर्थन करना पड़ेगा। अर्थात ताइवान के साथ सभी फॉर्मल रिलेशन और डिप्लोमेटिक रिलेशन समाप्त करने पड़ेंगे। इसी को कहा जाता है वन चाइना पॉलिसी। सभी के बारे में हम भारत के नजरिए से बात करेंगे कि वन चाइना पॉलिसी जब चाइना के द्वारा लॉन्च की गई तो भारत के द्वारा 1950 के अंदर
वन चाइना पॉलिसी के अंडर बायलैटरल रिलेशन क्या कर दिए गए, ताइवान के साथ समाप्त कर दिए गए। अब लेकिन जब भारत के साथ या फिर भारत में 1990 के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, भारत की जो है विदेशी मुद्रा के आवागमन को लेकर के प्रॉब्लम आती है, उसके माध्यम से जब आर्थिक हमारे पास आपत्ति आती है हमारे ऊपर, हम भारत से कुछ गोल्ड ले जा करके विभिन्न देशों के बैंकों में रखते हैं और वहां से हमें जो विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, हमारा जो हमारे ऊपर जबरदस्ती ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और उसके बाद जो है लिबरलाइजेशन, इसको थोप दिया जाता है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद 1990 में भारत विभिन्न देशों के साथ अपने बायलैटरल रिलेशन के ऊपर दोबारा से विचार करता है, क्योंकि जब हमने ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन को अपना लिया तो भारत में निवेश किस प्रकार से बढ़े, उन सभी चीजों को लेकर के हमने ताइवान को एक अलग नजरिए से देखा, क्योंकि ताइवान एक निर्यातोन्मुखी या फिर निर्यात करने वाला राष्ट्र था, वहां से निवेश भारत में आ सकता था। उसको लेकर के हमने ताइवान के साथ 1995 के अंदर हमने इंडिया ताइपेई एसोसिएशन इस्टेब्लिश किया। कहां पे? ताइपेई में, जो क्या करता है, मीडिया, टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, एक्सचेंज ऑफ कल्चर को लेकर के, इन सभी मुद्दों के ऊपर दोनों देशों के बीच में वार्तालाप करवाता है। वहीं ताइवान के द्वारा क्या किया गया, ताइवान के द्वारा भारत के अंदर इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर इस्टेब्लिश किया गया, जो ताइवान के भारत के साथ संबंधों के ऊपर चर्चा करता है। दोनों देशों के बीच में वार्तालाप होती है इन सभी मुद्दों के ऊपर। एक बात आप याद रखना, ये सभी चीजें हो गई हैं भारत के द्वारा, इंडो ताइपेई एसोसिएशन ताइपेई में इस्टेब्लिश कर दिया गया। दूसरा, कल्चरल एंड इकोनॉमिक सेंटर भारत में इस्टेब्लिश कर दिया गया ताइवान के द्वारा। लेकिन अभी भी ऑफिशियल पॉलिटिकल रिलेशन कोई नहीं है ताइवान के साथ भारत के। उसके साथ साथ भारत ताइवान को एक इंडिपेंडेंस कंट्री भी नहीं मानता, क्योंकि हम भी वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के ऊपर जब आर्थिक संकट आता है तो आर्थिक संकट के माध्यम से भारत ने अपने रिश्तों के अंदर जो है ताइवान के साथ आमूलचूल परिवर्तन की कोशिश की। उससे पहले यदि हम कोल्ड वॉर की बात करें तो ताइवान यूएसए की तरफ था, जबकि भारत नॉन अलायंस ट्रीटी की तरफ था। तो उस समय भी हमारे जो है संबंध इतने गहराई से बढ़ नहीं पाए थे। तो हमने आर्थिक संबंधों के बाद ताइवान के निर्यात उन्मुखी प्रकृति के चलते और निवेश की प्रकृति के चलते हमने ताइवान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश किए। इन सभी संबंधों का आधार क्या है कि ताइवान भारत के साथ संबंध किस आधार पर बनाता है, कौन सा आधार है, कौन सी संधि है, कौन सी जो है पॉलिसी है और भारत की कौन सी पॉलिसी है, उन सभी के ऊपर हम देख लेते हैं। इन भारत ताइवान रिलेशन के बेसिस हैं ताइवान की न्यू साउथबाउंड पॉलिसी। ये देखो, गो साउथ पॉलिसी मुख्य पॉलिसी है ताइवान की, जो 1994 में ताइवान ने लॉन्च की। ये उसका तृतीय संस्करण है न्यू साउथबाउंड पॉलिसी, जिसमें भारत को एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका के अंदर दिखाया गया है, भारत को एक महत्वपूर्ण सहभागी के रूप में दिखाया गया है। वहीं भारत जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड के चलते, इन्वेस्टर नेचर के चलते, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग ताइवान के साथ अपने संबंध इस्टेब्लिश करने में लगा हुआ है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया है कि वन चाइना पॉलिसी क्या है। वन चाइना पॉलिसी यही है कि चाइना कहता है कि ताइवान को यदि भारत किसी भी अन्य राष्ट्र को, पूरे विश्व के किसी भी अन्य राष्ट्र को चाइना के साथ डिप्लोमेटिक या फिर फॉर्मल रिलेशन बना करके रखने हैं तो वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करना होगा। ताइवान को मुख्य चाइना भूमि का ही अंग मानना होगा। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जब कि ओलंपिक के अंदर ताइवान के द्वारा एक गोल्ड मेडल जीता गया, लेकिन चाइना के द्वारा वन चाइना पॉलिसी के चलते वहां पर ताइवान का नेशनल एंथम भी नहीं बजने दिया गया। और जो ताइवान के लोग हैं वो रिपब्लिक ऑफ चाइना नेम से भी वहां पर भाग नहीं ले सकते हैं ओलंपिक के अंदर। तो वहां पर ताइपेई चाइनीज के नाम से वो लोग वहां पर भाग लेते हैं। उसके बाद यदि कुछ और फैक्ट की बात की जाए कि ताइवान जो है ना तो यूएन का मेंबर है और ना ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, लेकिन चाइनीज ताइपेई के नाम से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। और यूएन के जो सदस्य हैं 193, उनमें से 179 जो देश हैं उनके ताइवान के साथ किसी भी प्रकार के डिप्लोमेटिक या फिर फॉर्मल रिलेशन नहीं है। यहां पर यह वीडियो समाप्त होती है। आशा करता हूं आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।